Assalamu alaikum dear students, hope so you all will be fine. So today we will discuss about the chapter number 9 of ICS part 2 computer science book. The name of that chapter is Elements of C language. So let's begin with the important topics. The first question to discuss here is what is an identifier? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर बेटा लफ्ज़ जो है वो आइडेंटिफाई करने से निकला है, ठीक है ना, यानी कि पहचानना, आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को पहचानना. सो व्हाट इज़ आइडेंटिफायर? इन अ प्रोग्राम द नेम्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स. आपके एक प्रोग्राम के अंदर बेटा आप जितने भी वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स जो आप यूज़ करेंगे उनको हम बोलते हैं कि ये आइडेंटिफायर्स है. फॉर एग्जांपल इफ़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए और इसकी वैल्यू है 5, तो इट्स मीन ए एक आइडेंटिफायर है जो कि एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर क्या वैल्यू है, 5 वैल्यू. इसी तरह कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नाम, कोई फंक्शन, कोई टाइप जिसको देख के आपको पता लगे कि ये किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक आइडेंटिफायर है जो किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है. So we can use any number of characters as identifiers, but the first 31 are significant to C compiler. और identifier की लेंथ जो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर की लेंथ या वेरिएबल की लेंथ कितनी होगी, अगर हम उसको करेक्टर्स लिखें तो कितने करेक्टर्स लिखे जा सकते हैं. तो बेटा 31 करेक्टर्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं. अगर आप 32 करेक्टर्स लिखेंगे तो फिर भी 31 जो होंगे वो विजिबल होंगे, 32 जो है उसे कंपाइलर जो है सी का वो इग्नोर कर देगा, ठीक है. सो द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर करेक्टर्स आर 31 करेक्टर्स जो है लॉन्ग, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर. इस मीन के यूज़र डिफाइंड मीन्स के ऐसे आइडेंटिफायर्स जो यूज़र खुद डिफ़ाइन करेगा खुद से. यानी मैं कहता हूँ कि यार हम फॉर एग्जांपल मैथ में जैसे कहते हैं कि लेट्स सपोज x इज़ इक्वल टू 5. सो x जो है वो एक कह लें कि वेरिएबल है जो यूज़र ने खुद से डिफ़ाइन किया है, ठीक है ना. सो इसी तरह आप प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, अपने नाम लिख लें, अपना कोई भी लिख लें. फॉर एग्जांपल आप ICS एक वेरिएबल ले सकते हैं, तो वो वेरिएबल यूज़र डिफ़ाइन जो कह लें कि आइडेंटिफायर ये वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है. So user defined identifiers are the names assigned by the programmer to functions, data types, variables, etc. in the program. For example, age, roll number can be used to define as identifier in a program. कौन से identifier? user defined identifier, ठीक है. ये वो है, for example age है, roll number है, ये सारे वो identifier है जो हम खुद से define करते हैं. और दूसरी तरफ we have standard identifiers. अब standard identifiers क्या है? अब जो identifiers हम खुद जो है यूज़र डिक्लेयर करेगा वो यूज़र डिफ़ाइन होंगे, और जो आइडेंटिफायर्स हमें सी लैंग्वेज में बिल्ट इन मिले, यानी कि बने बनाए मिले हैं, ठीक है ना, जो कि लैंग्वेज के डेवलपर ने हमें प्रोवाइड किए, तो उन आइडेंटिफायर्स को हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है जिनका सी लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग है. Those identifiers have a special meaning in C language are called standard identifiers. These identifiers can be redefined. मीन टू से कि आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं दोबारा, मतलब मल्टीपल टाइम आप ले सकते हैं जो इसके वेरिएबल. दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है कि आप उसको बार बार रीडिफाइन करें. इफ़ वी रीडिफाइन अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इन अ प्रोग्राम सी, कंपाइलर कैन नॉट यूज़ इट फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज़. तो कंपाइलर जो है वो उसको अपने ओरिजिनल पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कहने से क्या मुराद है कि प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, और अगर आप इसको दोबारा से डिफ़ाइन करेंगे, रीडिफ़ाइन करेंगे अपने पर्पज़ के लिए, तो क्या होगा कि अपने ओरिजिनल पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना. सो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर दी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स. इस तरह और भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, लेकिन वो आइडेंटिफायर्स जो आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ कीवर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका भी, कीवर्ड का. जो स्पेशल मीनिंग जिन वर्ड्स का है, या कह लें कि जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं आपकी सी लैंग्वेज के अंदर, आपको प्री डिफाइंड वर्ड्स दिए गए हैं, या सेट ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स दिए गए हैं जिनका कोई स्पेशल पर्पज़ है, आप उसको अपने मतलब के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं. दोज वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पज़ इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज. दीज आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी रिजर्व्ड हैं ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए. द पर्पज़ ऑफ कीवर्ड इज़ प्री डिफाइंड. इसको पहले से डिफ़ाइन किया जा चुका है. दे कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज़ इन सी लैंग्वेज. ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस. मोस्टली कीवर्ड्स को हम जो है प्रेफर करते हैं कि उसको लोअर केस में लिखा जाए.
कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। आप अपने आइडेंटिफायर के तौर पे जो है कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। इन सी लैंग्वेज 32 वर्ड्स आर डिफाइंड एज कीवर्ड्स। सो ये जो है फिगर ये आपने माइंड में रखनी है कि वी हैव 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है, जिनका स्पेशल पर्पज़ है। इसमें हम आगे देखेंगे इफ़ एक कीवर्ड है, ठीक है ना, जिसको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह के काफ़ी कीवर्ड्स हैं। तो सी लैंग्वेज में वी हैव 32 कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग, दोज वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज। So question number 5, what is a variable? So variable is a named memory location used to store input data and result during the execution of the program is called variable. अब memory location है आपकी variable। variable basically value को store करने के लिए हमारे पास एक memory location है जिसमें हम अपने इनपुट डाटा को स्टोर कर सकते हैं और जो रिजल्ट्स आएंगे एज एन आउटपुट उनको भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल वी यूज़ अ वेरिएबल ए फॉर स्ट्रिंग ए वैल्यू 5 फॉर स्टोरिंग अ वैल्यू 5, यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे कि आप नीचे दे सकते हैं इंट एक डाटा टाइप है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इंट स्पेस ए जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है और a इज़ इक्वल टू 5 मीन्स कि 5 की वैल्यू मैं किसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, a के अंदर। और a क्या बेटा, a हमारा वेरिएबल है जो कि क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, 5। इट्स मीन a क्या है, वेरिएबल है, a क्या है, मेमोरी लोकेशन है, वेयर a इज़ अ वेरिएबल यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ 5। व्हाट इज़ अ कांस्टेंट? जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है बट कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। द क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज during the execution of the program is called the constant. constant can be declared like variables. constant को भी हम variables के साथ की तरह ही डिक्लेयर कर सकते हैं। to declare a constant, const keyword is used। जब आपने constant को डिक्लेयर करना है तो बेटा आपने const का जो वेरिएबल है, const का जो कीवर्ड है, ये const, ये const एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। सो const int x एक वेरिएबल का नाम इज़ इक्वल टू 10, यानी कि मैंने x का जो कांस्टेंट है उसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर करवा दी। और इट्स मीन कि x की वैल्यू 10 जो है वो अब चेंज नहीं होगी। x की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में जब आप इसको यूज़ करेंगे वो x की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 10 रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले आपने कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा के इसको कांस्टेंट बना दिए और इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ मेंट बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन? वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद है कि यू आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कि मैं इस वेरिएबल को यूज़ करने लगा हूँ और इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अनाउंस कर दिया। जैसे क्लास में CR को अनाउंस किया जाता है, इसी तरह वेरिएबल्स को भी प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं। स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड द टाइप ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना। और C एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। इससे क्या मुराद है कि हमें हर वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको उसकी डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना होता है ताकि सी के प्रोग्राम को पता लगे कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। इन सी लैंग्वेज अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज़ यूज टू स्टोर दी डाटा। अगर आपने किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है आपको उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब जैसे कि नीचे आपको दिया गया फॉर एग्जांपल इंट a। अब जहाँ पे दो चीज़ें हैं, a इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल, इंट इज़ द नेम ऑफ द डाटा टाइप। सो मैं इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने a रखा है, तो ये मेथड है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। एंड व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल एट डिक्लेरेशन टाइम इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या है कि हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू स्टोर अ वैल्यू इन दैट वेरिएबल, ठीक है। तो अब आप नीचे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज़ इक्वल टू 1, यानी कि जैसे ही आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसके साथ ही आप उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने। इट्स मीन यू आर गोइंग टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a, या आपने उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है। सो व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल सम मेमोरी इज एलोकेटेड टू इट अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। अब टाइप मीन यहाँ पे टाइप से मुराद इसकी डाटा टाइप है, ठीक है। सो हर वेरिएबल की अगर वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मेंट बाय टाइप्ड लैंग्वेज? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि C इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। इट्स मीन कि जिस वेरिएबल को आपने यूज़ करना है प्रोग्राम में आपको उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और डिक्लेरेशन के लिए आपको डाटा टाइप और प्लस उसका वेरिएबल का नाम जो है वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, फिर आप अपने वेरिएबल को ईजिली
यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक अनडिक्लेयर वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो आपका कंपाइलर जो है वो आपको एरर जनरेट कर देगा। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स? द क्वांटिटी यूज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ये तो आपको पता था। कॉन्स्टेंट के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज CONST, कॉन्स्ट का कीवर्ड। और दो टाइप्स के हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज मेंट बाय डाटा टाइप? अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा इंटीजर INT इंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास डाटा टाइप है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे डाटा टाइप का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम टेक डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। सो कंप्यूटर जो है वो 3 काम करेगा, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। सो कंप्यूटर प्रोग्राम कैन प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, और कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को जो है वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब डाटा टाइप हमें ये बताती है कि हमारे पास डाटा किस नोयत का है। ये न्यूमेरिक है, ये पॉइंट्स में है, फ्लोटिंग है, ये करैक्टर है, ये स्ट्रिंग है, ये किस फॉर्म में। सो डाटा टाइप इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस अलाउड ऑन दोज वैल्यूज। इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द डाटा। अब डाटा टाइप हमें ये बताती है कि हमारे पास जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है और सेट ऑफ ऑपरेशंस है वो कौन से हैं जो उन वैल्यूज़ पे परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूमेरिक है तो आप उस पर मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। एक वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक नहीं है, वो अल्फ़ाबेटिक है, सपोज वो स्ट्रिंग है, तो आप उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते। सो डाटा टाइप का फ़ायदा ये होता है कि आपको डाटा के ऊपर ऑपरेशंस और वैल्यू स्टोर करने का पता लग जाता है कि मैंने इस डाटा टाइप में किस किस्म की वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। ठीक है, और ये आपको ये भी बताती है कि ये वाली डाटा टाइप मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैंडर्ड डाटा टाइप? स्टैंडर्ड डाटा टाइप से क्या मुराद है? तो स्टैंडर्ड का लफ्ज़ यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट शो करेगा जैसे कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स थे, कि वो आइडेंटिफायर्स जो आपको पहले से बिल्ट इन प्रोग्रामिंग में दिए गए हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप्स दैट आर डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। वो डाटा टाइप्स जो आपको लैंग्वेज के पार्ट में दिए गई हैं वो आपको क्या क्या कहा गया है कि वो आपके पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स है जो आपको सी लैंग्वेज में बिल्ट इन दी गई हैं। लाइक अब यहाँ पे इंटीजर है, CHAR 4 यानी करैक्टर के लिए यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, यानी कि ये वो डाटा टाइप्स हैं जो आपको सी लैंग्वेज में बिल्ट इन मिली हुई है, पहले से प्री डिफाइंड है। And what is meant by user defined data types? So in addition to standard data type, user can define its own data type. These data types are known as user defined data types. अब जिस तरह built in जो है वो standard data types हैं वो हमें built in मिलती हैं, user defined data types जो है वो user ही define करेगा। Standard data types can be used in all C language program, but user defined data type can be only be used in program in which it is defined. ठीक है, यानी कि वो डाटा टाइप जो यूज़र खुद से डिफाइन करे उसको यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाटा टाइप्स कैन बी यूज टू स्टोर इंटीजर डाटा? इंटीजर डाटा स्टोर करने के लिए वी हैव इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। ये डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स हैं जो कि सिर्फ इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इंटीजर डाटा में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? वो वैल्यूज़ जो विदाउट डेसिमल पार्ट होंगी, यानी कि 1 से लेके 100 यानी 0 से लेके 100, लेकिन पॉइंटिंग वैल्यूज नहीं, 0 1 2 3 53 57 101 1000। सो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं जो पॉइंट के बगैर एग्जिस्ट करती हैं। देन विच डाटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा? अब फ्लोटिंग पॉइंट डाटा यानी कि ऐसी वैल्यूज जो जिसके लिए हम जो है ऐसी वैल्यूज जिसमें पॉइंट आए। ठीक है, उसमें हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हैं जो कि रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। रियल नंबर्स मीन पॉइंटिंग वैल्यूज़ वाले, डेसिमल पार्ट के साथ एग्जिस्ट करने वाले नंबर्स के लिए। उसमें हमारे पास फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। 3 डाटा टाइप जो हैं वो हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अब नीचे एग्जाम्पल है 3.1 2.2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कैंसलेशन एरर? सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। Cancellation error occurs when an arithmetic operation is performed between very large and a very small floating point numbers. अच्छा बेटा, कैंसलेशन एरर तब कब एग्जिस्ट होगा? कैंसलेशन एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर जो कि तब अकर होगा जब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए या तो बहुत छोटी पॉइंटिंग वैल्यू पे या बहुत लार्ज पॉइंटिंग वैल्यू पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कुछ वैल्यूज़ ना राउंड ऑफ हो जाती हैं, आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलता।
सो इसको बोलते हैं कैंसलेशन एरर, ठीक है। ड्यू टू दिस एरर कंप्यूटर may produces unexpected results if a large number and a small number are added. The large number may cancel out the small number. For example, if we add 1872.0 and the other figure is 0. कितने ज़्यादा ज़ीरो हैं तो 5747, the result may be 1872.00, क्योंकि दूसरी वैल्यू जो बहुत लार्ज है लेकिन वो पॉइंट्स में थी, ठीक है ना, तो उसको उसने क्या किया, उसको उसने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना, और लार्ज वैल्यू को उसने शो करवा दिया, स्मॉल वैल्यू को उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो ये वाला एरर जो है वो कैंसिलेशन एरर कहलाएगा। ओके, व्हाट इज मेंट बाय अंडरफ्लो। सो ये कंसेप्ट ही अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का इंपॉर्टेंट है। सो अंडरफ्लो मीन्स व्हेन अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल दैट इज लेस देन इट्स मिनिमम रेंज, द वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इट प्रॉपरली। अब क्या कहते हैं कि वेरिएबल के अंदर एक ऐसी वैल्यू स्टोर करवाएं जो कि मिनिमम रेंज से भी कम हो। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हम कहेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम आई है वो अंडरफ्लो की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, एन एरर अकर्स, दिस एरर इज कॉल्ड अंडरफ्लो एरर। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी स्टोर अ नंबर लेस देन -32768 इन एन इंट टाइप वेरिएबल, एन अंडरफ्लो एरर विल अकर। अब इसकी ना एक रेंज है। अब रेंज क्या है, मिनिमम रेंज है -3 to 768। इंटीजर डाटा में डाटा स्टोर करने की मिनिमम रेंज जो है वो है -3 to 768, मैक्सिमम रेंज जो है वो है 3 to 767। सो जब -3 to 768 से छोटी वैल्यू आप अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो अंडरफ्लो अकर होगा, और अगर आप 3 to 767 से मैक्सिमम वैल्यू अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे इंटीजर में, यहाँ पे बात हो रही है इंटीजर डाटा टाइप की, तो ओवरफ्लो एरर अकर होगा। जैसे कि नीचे ओवरफ्लो दिया गया है, व्हेन अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल दैट इज़ ग्रेटर दैन इट्स मैक्सिमम रेंज। और इंटीजर डाटा टाइप में वेरिएबल की वैल्यू के लिए जो रेंज है वो 3 to 767 है, और अगर 3 to 767 से बड़ी वैल्यू जो है वो अपने वेरिएबल में असाइन करेंगे तो ओवरफ्लो का एरर एग्जिस्ट करेगा। -3 to 768 से कम वैल्यू असाइन करेंगे तो अंडरफ्लो होगा। नाउ वी हैव द करेक्टर डाटा टाइप। अब इंटीजर हमने देख लिया कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, फ्लोट हमने देख लिया कि ये पॉइंटिंग वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। करेक्टर डाटा टाइप किस लिए यूज़ होगा, टू स्टोर अ करेक्टर डाटा टाइप CHAR का 4 CHAR जो है वो इज़ यूज्ड। 4 टाइप वेरिएबल यूज़ 1 बाइट इन मेमोरी, ठीक है। अब 4 टाइप जो है CHAR करेक्टर के लिए शो करेगा, ये 1 बाइट मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। और 1 बाइट मीन्स इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 करेक्टर। सो करेक्टर वैल्यूज आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स या कोटेशन इन सी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंगल कोटेशन में कुछ भी लिखूंगा तो वो सी लैंग्वेज के अंदर एक करेक्टर जो कांस्टेंट है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। व्हेन वी स्टोर अ करेक्टर इन 4 टाइप वेरिएबल, आस्की वैल्यू ऑफ दैट करेक्टर इज स्टोर्ड इन इट, ठीक है ना। अब आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब ये कुछ कोड्स हैं जो हमें दिए गए हैं कुछ वैल्यूज़ के लिए। जब हम किसी न्यूमेरिक को एज अ करेक्टर कंसीडर करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन दिस कोड ईच करेक्टर इज असाइंड अ यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज यूज्ड, दैट वैल्यू इज कॉल्ड आस्की कोड फॉर दी दैट करेक्टर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर सिंगल कोटेशन में मैं ए लिखता हूँ तो वो जो है उसकी कोई ना कोई आस्की में कोई वैल्यू है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि आस्की कोड्स जो हैं वो जनरेट किए गए हैं कुछ करेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। और जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा गया है, इन दिस कोड ईच करेक्टर इज असाइंड अ यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू, दैट वैल्यू इज कॉल्ड आस्की कोड फॉर दैट करेक्टर, ठीक है। तो करेक्टर डाटा टाइप जो है वो सिंगल करेक्टर्स को जो स्टोर करेगी, कम्बिनेशन को कभी नहीं करेगी, और सिंगल कोटेशन में हम करेक्टर्स को लिखते हैं। हाउ आर करेक्टर्स स्टोर, करेक्टर्स को स्टोर किस तरह किया जाता है। व्हेन वी स्टोर अ करेक्टर इन 4 टाइप वेरिएबल, आस्की वैल्यू ऑफ दैट करेक्टर इज स्टोर्ड इन इट, ठीक है ना। तो उसके अंदर आस्की वैल्यू स्टोर की जाती है। अब आस्की का टेबल बहुत लॉन्ग है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप करेक्टर को स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल के अंदर तो उसकी जो वैल्यू है वो आस्की वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। In this code, each character is assigned a unique numeric value. That value is called ASCII code for that character. For example, ASCII code of capital A. अब यहाँ पे देखिए कैपिटल A सिंगल कोटेशन में कैपिटल A, उसकी ASCII कोड की वैल्यू 65 है। एंड B जो कैपिटल B है उसकी ASCII कोड में वैल्यू 66 है। इसका मतलब ये A और ये B
स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिफरेंट होंगे इन द टर्म्स ऑफ करेक्टर, इनके आस्की कोड डिफरेंट होंगे. As character type variable contain numeric ASCII code, arithmetic operation can be performed on them. It's mean कि you can also perform numeric या arithmetic calculations on character data type. Okay, what is an operators? So operators बेसिकली वही हैं जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है ना. एंड सी लैंग्वेज में वी हैव न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर, ठीक है ना. For example, plus symbol is used to add two numeric values written on both sides of C language में we have number of operators. यहाँ पे अब नीचे क्वेश्चन में दिए गए arithmetic operators जिसमें आपके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे. रिलेशनल ऑपरेटर्स मीन के ग्रेटर दैन, लेस दैन, जो कि दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशंस को शो करें. लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि आप जैसे कि ऑलरेडी फेस में भी पढ़ा होगा आपने, लॉजिकल गेट्स होते हैं, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए. असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जैसे कि हम इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू 5. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं न्यूमेरिक डाटा के ऊपर, ठीक है ना. एंड दे कैन ऑपरेट ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट, ठीक है. व्हाट इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपसे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में जब हम a इज इक्वल टू 5 लिख रहे थे तो इस मीन कि वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ a टू 5, ठीक है. उसके लिए इक्वल का सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है. सिंगल इक्वल इट इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल, ठीक है. व्हाट इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट? अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? A C language statement in which assignment operator is used is called assignment statement. The general form of an assignment statement is variable is equal to expression. अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह आप a लिख लें, इक्वल की जगह इक्वल आएगा, और एक्सप्रेशन की जगह फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लिख लें तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी, जैसे कि आपकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है. व्हाट इज़ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट? ठीक है ना. अब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है कि जिसमें मल्टीपल टाइम्स जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए जा सके. फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल टू 10, तो इस मीन के 10 की वैल्यू b को भी असाइन हो रही है और वही वैल्यू a को भी असाइन हो रही है. An assignment statement that is used to assign one value to more than one variable, यानी कि एक ही वैल्यू है, आप वो 3 वेरिएबल्स को अलाउ कर दो, 4 को साइन कर दो, 5 को साइन कर दो, ये ऐसी स्टेटमेंट को हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देंगे, ठीक है. व्हाट इज़ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर? अब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट डिफरेंट चीज़ है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है डिफरेंट चीज़ है. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में वी विल यूज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि 2 ऑपरेटर्स यूज़ होंगे डिफरेंट टाइप के सिंगल स्टेटमेंट के अंदर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है उसको देखिए पहले. अ कम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर with arithmetic operator is called compound assignment operator. These are also used to perform arithmetic operation. For example, प्लस के साथ इक्वल, माइनस के साथ इक्वल, मल्टीप्लाई के साथ इक्वल, डिवाइड के साथ इक्वल, मॉडुलस के साथ इक्वल आर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. यानी कि एक ऑपरेटर डिफरेंट है लेकिन उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर सब में आएगा, उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर चेंज किए जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बनेगा. सो जैसे कि पिछले हमारे पास आया था कि ऑपरेटर की टाइप्स कितनी, उसमें मैंने आपको बताया कि वी हैव द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ डबल प्लस, ठीक है. यूनरी ऑपरेटर है ये. यूनरी मीन्स ये एक सिंगल वैल्यू के साथ वर्क करता है. इट इज़ यूज टू ऐड 1 टू द करंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. इट कैन नॉट बी यूज विद अ कॉन्स्टेंट और एन एक्सप्रेशन. इट कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर द वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस प्लस एंड प्लस प्लस एक्स आर वैलिड. वेल वेरिएबल के साथ आप इसको लगा सकते हैं लेकिन आप इसको वैल्यू के साथ यूज़ नहीं कर सकते. तो जिस तरह इंक्रीमेंट एक का इजाफा करता है आपके वेरिएबल की वैल्यू में, इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम डबल माइनस यूज़ करेंगे. ये भी यूनरी ऑपरेटर मीन्स, यूनरी मीन्स कि ये एक वैल्यू के साथ वर्क करेगा और ये आपकी वैल्यू में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देगा जो माइनस माइनस है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो इसमें भी 2 है कि हम एक्स माइनस माइनस या एंड माइनस माइनस एक्स लिख सकते हैं. यानी कि ये 2 मेथड्स हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए, जिसको प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, कि या तो पहले इंक्रीमेंट करें या बाद में करें, प्री या पोस्ट. जैसे कि यहाँ पे x माइनस माइनस लिखा हुआ है एंड माइनस माइनस एक्स लिखा हुआ है. अब x माइनस माइनस का मतलब वो ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है तो ये पोस्ट है, और अगर ऑपरेटर पहले लगा हुआ है माइनस माइनस का वेरिएबल से तो ये प्री है. इसको भी हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे.
सो व्हाट इज़ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ के दरमियान जो रिलेशन शो किया जाता है उसको हम बोलते हैं कि ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। अ कम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स यानी कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेंड्स यानी कि जो वैल्यूज है, इसका रिलेशनल एक्सप्रेशन। द ऑपरेंड्स में बी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल। ऑपरेंड्स शुड बी ऑफ सेम टाइम आफ्टर वैल्यूएशन। अ रिलेशनल एक्सप्रेशन जनरेट्स ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, और अगर मैं लिखूँ बी ग्रेटर देन ए तो क्या वैल्यू आएगी? ट्रू होगा, क्योंकि बी की वैल्यू 10 है और ए की 5 है, ठीक है ना। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन रिलेशन शो करती है दो वैल्यूज़ का। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? द सिंबल यूज इन कंपाउंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और एंड नॉट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। व्हाट इज़ लॉजिकल एक्सप्रेशन? तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। A combination of relational expression and logical operator is called a logical expression. It is used for calculations. Its evaluation gives a single numeric value. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू ट्रू हो तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी, ट्रू फॉल्स हो तो हमारे पास वैल्यू फॉल्स आएगी। तो इस तरह की एक्सप्रेशन के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अब लॉजिकल एक्सप्रेशन को इन डिटेल में बताऊँगा कि वो क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर? इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एंड जनरेट्स ट्रू, द फाइनल रिजल्ट इज़ ट्रू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एंड का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर को। और एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर तो दो वैल्यूज़ ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। सो इट्स मीन इफ़ यू वांट टू गेट ट्रू और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो आपकी दोनों वैल्यूज़ को ट्रू होना चाहिए, फिर आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आंसर फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स है और फॉल्स है तो फिर भी आंसर आपका फॉल्स आएगा। व्हाट इज़ और ऑपरेटर? एंड को याद रखिए कि एंड को उर्दू में लिखते हैं और मीन कंडीशन है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और को उर्दू में बोलते हैं या। अब या का क्या मतलब है? या एक ठीक हो जाए या दूसरी ठीक हो जाए, ठीक है ना। इफ़ एनी ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ और जनरेट्स ट्रू, द रिजल्ट इज़ ट्रू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो आपका पैरेलल सिंबल है इससे इसको शो किया जाए डबल पैरेलल लाइन से। अब ये और ऑपरेटर जो है वो कैसे वर्किंग करेगा? उसने कहा है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन की जो बोथ साइड्स हैं, ठीक है ना, उसमें से कोई भी ट्रू होगी तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा। इट्स मीन एक वैल्यू के लिए मैं लेता हूँ ट्रू, दूसरे के लिए लेता हूँ ट्रू तो भी ट्रू, एक ट्रू या दूसरी फॉल्स तो भी ट्रू आएगा। एक गलत हो एक सही हो तब भी ट्रू आएगा और ऑपरेटर में, क्योंकि और का मतलब है या एक सही हो जाए या दूसरी सही हो जाए तब भी आंसर ठीक आएगा। लेकिन एंड ऑपरेटर में कंडीशन है कि एक ठीक है तो दूसरी को भी ठीक होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ नॉट ऑपरेटर? तो नॉट ऑपरेटर इन दोनों से डिफरेंट है। और नॉट ऑपरेटर इस तरह वर्किंग करता है कि नॉट ऑपरेटर आपकी वेरिएबल की वैल्यू को रिवर्स कर देगा। अगर तो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ एक्सक्लेमेशन साइन। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू, ठीक है। सो नॉट ऑपरेटर आपके रिजल्ट्स को चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस? अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर एवेलुएटेड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। कहने का मतलब ये कि एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो कौन सा ऑर्डर है कि हम किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करें, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं कि ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर की कह लें कि हम कहते हैं कि अहमियत है कि सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाए। It is also called hierarchy of operators. Different types of operators has different precedence level. The operators having high precedence are evaluated first. अब जिनकी अहमियत ज़्यादा है हम उनको पहले सॉल्व करेंगे, जिनकी अहमियत कम है उनको लास्ट पे करेंगे, ठीक है। तो अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास प्लस भी है माइनस भी और मल्टीप्लाई भी है, सो इन जनरली फॉर एग्जांपल आपको जनरल कंसेप्ट दूँ तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम है। सो सबसे पहले अगर एक स्टेटमेंट में आप देखें कि यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी और मल्टीप्लाई भी है तो आप मल्टीप्लाई वाले पार्ट को पहले सॉल्व करें, प्लस और माइनस को बाद में जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, क्योंकि उन दोनों की प्रेसिडेंस लेवल उनका सेम है। देन क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट? अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि वी हैव द इंक्रीमेंट एट बोथ अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और आपने ये भी देखा कि हम इंक्रीमेंट पहले भी लगा रहे हैं या बाद में भी लगा रहे हैं। तो दो किस्म की चीज़ें हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करना, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट करना। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या है? इफ़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन बिफोर द वेरिएबल नेम इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस एक्स,
अब इस केस में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंक्रीमेंट होगी बाय 1 एंड देन इट इज़ यूज्ड। पहले उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, बाद में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट? इफ़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल नेम then it is called postfix increment operator. For example, x plus plus. In this case of postfix increment, first the value of variable is used. पहले आप इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे, then incremented by 1, और उसके बाद इजाफा होगा a का। तो यही कंसेप्ट डिक्रीमेंट के साथ भी है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट करेंगे फिर वैल्यू यूज़ करेंगे। पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट पहले आप वेरिएबल यूज़ करेंगे, बाद में उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, एंड ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट हैं और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिएगा, इनको समझिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर इट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।